नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सियासत में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम दिखाएंगे आपको भारत की सियासत के अलग अलग रंग, अलग अंदाज में। सियासी दलों के अंदर की बात, किसकी शय और किसकी मात, कौन कैसे कर रहा है खेल और कौन हो रहा है फेल। सियासत के सुनिए मजेदार किस्से, दलों के कितने टुकड़े और कितने कितने हिस्से, कौन दल कैसे मचा रहा है धमाल, कौन कर रहा है कमाल, सियासत में कब और कैसे आ रहा है उबाल। सियासत की केवल खबरें नहीं, हम उठाएंगे सियासत के असली सवाल। बात मध्य प्रदेश की करें तो एक ऐसे नेता का जिक्र बहुत ज़रूरी हो जाता है जो अपने दांव पेंच से हमेशा सबको चौंका देता है। हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने अभी ऐलान किया कि वो उज्जैन से लेकर अयोध्या तक की पदयात्रा करेंगे और महाकाल मंदिर से लेकर अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाएंगे। दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो किसी पद पर रहें या न रहें, लेकिन हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। राजनीति के हर दांव पेच में माहिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी चालों से हमेशा विरोधियों को चक्कर में डालते रहते हैं। सियासी शतरंज के माहिर दिग्गी राजा की अगली चाल का अंदाजा उनके करीबी भी नहीं लगा पाते। नेताओं के नेता माने जाने वाले दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसे ही दांव चलकर पार्टी के अपने विरोधियों को चित करते रहे। 2003 के विधानसभा चुनाव से पहले तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर कांग्रेस हार गई तो वो 10 साल के लिए राजनीति से दूर हो जाएंगे। कांग्रेस हारी तो दिग्विजय सिंह ये कहकर केंद्र में चले गए कि उन्होंने तो एमपी की राजनीति से खुद को दूर करने की बात की थी। इस दौरान वो चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन अपने लोगों को लड़वाते रहे। खुद दूसरे राज्यों में कांग्रेस का प्रचार संभालते रहे। बाद में दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद बनने लगे। इस बार भी उनके मन में राज्यसभा सांसद बनने की इच्छा तो थी, लेकिन पार्टी की मन न देख खुद ही मना कर दिया। उनकी जगह मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का टिकट दिया गया, लेकिन उनका नामांकन भी खारिज हो गया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कराने के मामले में भी कुछ उंगलियां दिग्विजय सिंह की तरफ भी उठी, लेकिन दिग्विजय इस सबसे बेपरवाह बयानों में व्यस्त रहे और छात्रों के बीच प्रदर्शन में भी शामिल हुए। अपनी अहमियत दिखाना भूल जाएं तो वह कैसे दिग्गी राजा। जब जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में एक ट्रस्ट को दे दी, तो अगले ही दिन दिग्विजय सिंह जीतू के दावे को गलत बताकर ऐसा दांव चला कि कांग्रेस में सन्नाटा छा गया। कांग्रेस में उनके विरोधी सक्रिय हो पाते उसके पहले ही दिग्विजय सिंह ने अपने घर के बाहर चंदा चोरों की एंट्री बैन का पोस्टर लगा दिया और फिर छा गए। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप तो तमाम विरोधी दल लगा ही रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी दान और चंदा चोरी का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। दिग्विजय सिंह 20 अक्टूबर से उज्जैन से अयोध्या तक की पदयात्रा करने का ऐलान कर चुके हैं। दिग्गी राजा ने इसे गैर राजनीतिक यात्रा बताया है। उन्होंने इसके लिए अपने को सियासत से एकदम दूर करने का भी ऐलान कर दिया था। अपने सोशल मीडिया अकाउंट और अपना मोबाइल भी अपने ऑफिस को सौंप दिया था। दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया था कि अब नए लोगों को आगे आना चाहिए और वे केवल धर्म और आस्था से जुड़े मुद्दों पर काम करेंगे। लेकिन तभी आया दतिया उपचुनाव तो दिग्गी राजा पुराने सियासी रंग में ही दिखे और जमकर चुनाव प्रचार करते दिखे।
यही नहीं, उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी दतिया में कांग्रेस के प्रचार में लगे रहे। जीतू पटवारी भले ही प्रदेश अध्यक्ष हों, लेकिन दतिया में जीत का श्रेय दिग्विजय ही ले उड़े हैं, जिन्होंने प्रत्याशी चयन से लेकर चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभाई है। अब देखना है कि उज्जैन से अयोध्या तक की पदयात्रा के जरिए दिग्गी राजा कौन सा गुल खिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस महीने 3 राज्यों की 3 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए, लेकिन ये उपचुनाव ऐसे वैसे चुनाव नहीं थे, बेहद चर्चा में रहे। दतिया और बांकीपुर के उपचुनाव तो इतने हाई प्रोफाइल हो गए भाई कि सबकी निगाहें इन्हीं के नतीजों पर लगी थी। अब नतीजे तो जो आए वो सबको पता है, लेकिन इन उपचुनावों में बड़े बड़े खेल भी हुए हैं। 3 अगस्त को जिन 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए वो कई मायनों में खास रहे। इन चुनावों में जो हुआ वो देखकर बड़े बड़े जानकार चक्कर में पड़ गए। कहा तो बीजेपी की जीत तीनों उपचुनावों में तय मानी जा रही थी, तो वहीं जब नतीजे आए तो बीजेपी को केवल गुजरात की माजलपुर सीट पर ही जीत मिल पाई। जिन 2 सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा रही, उन दोनों सीट पर बीजेपी हार गई। पहले बात बांकीपुर की करते हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की वजह से खाली हुई थी। जाहिर है बीजेपी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा से पूर्ण थी, लेकिन बीजेपी जिस तरह से सीट पर लड़ी वो हैरान करने वाली बात रही। पहले तो अभिषेक बंटी को टिकट दिया गया, सबने शुभकामनाएं ही नहीं जीत की अग्रिम शुभकामनाएं तक दे डाली, लेकिन ये क्या, किसी को पता ही नहीं चला तो बीजेपी ने बंटी का टिकट बदल दिया। बीजेपी के टॉप नेता तक हैरान रह गए। अभिषेक बंटी आउट हुए और इन हो गए नीरज सिन्हा। फिर नीरज सिन्हा को बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन सामने आ गए जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने जो समा बांधा उसके सामने ना बीजेपी की हवा बन पाई, ना मुख्य विपक्षी दल आरजेडी और तेजस्वी यादव की। पीके ने सीएम सम्राट चौधरी पर ऐसे हमले किए कि हर तरफ पीके का स्कूल बैग ही नजर आया। नीरज सिन्हा बेहद कमजोर प्रत्याशी साबित हुए। बीजेपी के तमाम दिग्गजों का चुनाव प्रचार काम नहीं आया। नतीजे आए तो जनसुराज के पीके 19,324 वोटों से जीतकर विधानसभा में अपना खाता खोलने में सफल रहे। पीके पिछले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन उनका खाता तक नहीं खुल पाया था। लेकिन इस उपचुनाव में मौका मिलते ही वो विधानसभा में पहुंच गए और फिर से दावा करने लगे हैं बिहार की सियासत में नई शुरुआत का। आरजेडी की हालत तो और भी खराब रही। तेजस्वी यादव काफी देर से सक्रिय हुए, लेकिन तब तक तय हो चुका था कि आरजेडी की रेखा गुप्ता मुख्य लड़ाई से बाहर हो चुकी हैं। बांकीपुर से भी ज्यादा मजेदार रहा उपचुनाव दतिया का। दतिया में पिछला चुनाव हार चुके नरोत्तम मिश्रा ने 2 महीने पहले से ही चुनाव प्रचार शुरू किया, लेकिन टिकट के ऐलान की बात आई तो नरोत्तम का नाम ही साफ हो गया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क गए, बवाल हुआ, चक्का जाम हुआ, पुलिस ने लाठियां भांजी। नरोत्तम मिश्रा ने ऊपर तक दौड़ लगाई, लेकिन सब जगह उन्हें मायूसी हाथ लगी। हार कर वो बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के चुनाव प्रचार में जुट गए, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान नरोत्तम मिश्रा ऐसा रोए कि बीजेपी ही उसमें बह गई। नतीजे आए तो बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी 6,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। इसके बाद बीजेपी ने कड़ा एक्शन लिया, साना ठीकरा नरोत्तम मिश्रा के मत्थे फोड़ दिया। खुद आशुतोष मिश्रा भीतरघात का आरोप लगाते नजर आए। बीजेपी ने दतिया जिले की सारी इकाइयों को भंग कर दिया। यह बड़ा फैसला है क्योंकि दतिया में पूरा संगठन ही पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बनाया हुआ था। इस एक्शन को नरोत्तम मिश्रा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब तो हालत यह है कि नरोत्तम मिश्रा पर भी निष्कासन की तलवार लटक रही है। अगर केंद्र का कोई बड़ा नेता नरोत्तम मिश्रा का साथ नहीं देता है तो नरोत्तम मिश्रा का पुनर्वास तो दूर की बात, उनका पार्टी में रहना मुश्किल हो जाएगा। बांकीपुर और दतिया में हार को बीजेपी के लिए झटका भले ही माना जा रहा हो, लेकिन बीजेपी को इससे फायदा भी हुआ है। वही विपक्ष जो कभी ईवीएम और एसआईआर का रोना रोता था, अब वो चुनावों को निष्पक्ष बता रहा है और ईवीएम का मसला तो वो भूल ही चुका है। तीनों उपचुनावों के नतीजों में बीजेपी के लिए राहत की सीट रही गुजरात की माजलपुर की सीट ही बीजेपी अपनी स्टाइल में आराम से जीती। माजलपुर में बीजेपी के सतीश पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबाड़ी को 30,630 के भारी अंतर से मात दी। कांग्रेस रनर अप रही, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में शुरू से आखिर तक वो कहीं टिकती नहीं दिखी।
प्राइम मिनिस्टर मोदी और गृह मंत्री शाह के गृह प्रदेश गुजरात की माजलपुर सीट पर बीजेपी का परफॉर्मेंस हर तरह से उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप रहा। इन सब के बावजूद ये जरूर हैरान की बात है कि जो बीजेपी पश्चिम बंगाल और बिहार में कांटे के मुकाबले में भारी बहुमत पाने में कामयाब रही, वो बांकीपुर और दतिया में पूरे दम से क्यों नहीं लड़ी? क्या ये बिहार में पीके को जानबूझकर आगे बढ़ाने की चाल थी और दतिया में नरोत्तम मिश्रा को सियासत में एकदम किनारे करने का दाव था? ये बड़े सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश, जी हां, यानी बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़, जहां पिछले कई चुनावों में कांग्रेस बीजेपी के सामने घुटने ही टेकती नजर आई है। कांग्रेस को एकदम किनारे कर दिया है बीजेपी ने। लेकिन केवल कांग्रेस किनारे नहीं हुई है, एमपी में बीजेपी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को भी ऐसे ही साइडलाइन कर दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी की राजनीति का किस्सा किसी लंबी वेब सीरीज की तरह है। हर सीजन में एक नया हीरो आता है और पुराने किरदार पता ही नहीं चलता कहां खो गए हैं। कभी प्रदेश के गृह मंत्री रहे और मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार रहे नरोत्तम मिश्रा का मामला तो ताजा है। हम शुरुआत करते हैं 2003 से, जब बीजेपी ने कांग्रेस की 10 साल की सरकार को उखाड़ फेंका था और फायर ब्रांड नेता उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी। उमा भारती ने अपने ही स्टाइल में सरकार चलानी शुरू की। पार्टी में उनका विरोध तो था, लेकिन सब चुप थे। ऐसे में उमा भारती के खिलाफ हुबली ईदगाह मैदान विवाद को लेकर वारंट जारी हुआ तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह पर आ गए वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर नगर विकास मंत्री के रूप में बुलडोजर गौर की छवि बना चुके थे, लेकिन जल्दी बीजेपी को लग गया कि बाबूलाल गौर के सहारे सरकार नहीं चल पाएगी, तो शिवराज सिंह चौहान को लाया गया, जो तब कहीं भी मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं थे। उमा भारती ने लाख कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उमा भारती ने अलग पार्टी बनाई, फिर वापस आई, केंद्र में मंत्री भी बनी, यूपी की विधायक भी बनी, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में उन्हें घुसने नहीं दिया गया। अब से वो प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर ही हैं। जब शिवराज सिंह चौहान का दौर शुरू हुआ तो कई दिग्गज उनके सीनियर थे, लेकिन धीरे धीरे सब किनारे कर दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और वरिष्ठ नेता सरताज सिंह को तो 75 साल उम्र हो जाने के नाम पर ही घर बैठा दिया गया। कमाल की बात यह है कि बाबूलाल गौर और सरताज सिंह को मंत्री पद से हटाने के बाद बीजेपी 75 साल के फॉर्मूले को भी भूल गई। एक और वरिष्ठ नेता कुसुम मेहंदेले भी लंबे समय तक मंत्री रहीं, तेज तर्रार थीं, लेकिन अब चुनाव का टिकट तक नहीं ले पाती। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे और ग्वालियर के ब्राह्मण नेता अनूप मिश्रा एक समय अपने कड़े तेवरों के लिए जाने जाते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें भी ऐसे किनारे किया कि अब उन्हें कोई नहीं पूछता। 2023 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनने का सपना लिए कई नेता विधानसभा चुनाव में उतरे और जीते भी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे दूर ही रही। मध्य प्रदेश की मामा कहलाने वाले शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए हद से ज्यादा आश्वस्त थे, लेकिन उन्हें भी किनारे कर दिया गया। बाजी हाथ लगी शिवराज सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर मोहन यादव के हाथ और वो नए मुख्यमंत्री बन गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को तो चुनाव प्रचार के दौरान उनके समर्थकों ने भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया, लेकिन अब वो महज कैबिनेट मंत्री हैं और एक तरह से हाशिए पर ही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मंत्री और इंदौर के पूर्व मेयर कैलाश विजयवर्गीय तो मानकर चल ही रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही विधानसभा चुनाव लड़ाया गया है, लेकिन उन्हें मात्र मंत्री बनकर संतुष्ट होना पड़ा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बनने का सपना सोचे थे, लेकिन अब महज एक मंत्रालय तक सीमित हैं।
केंद्र में कई बड़े मंत्रालय संभाल चुके नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तो और भी बुरा हुआ। उन्हें तो विधानसभा अध्यक्ष बनाकर दलगत और सत्ता की राजनीति से ही दूर कर दिया गया। ऐसा ही एक नाम है गोपाल भार्गव का, जो बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे माने जाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व ने अब इन्हें घर बैठकर समर्थकों को अपने पुराने दिनों के किस्से सुनाते रहने पर मजबूर कर दिया है। जयंत मलैया तो प्रदेश के वित्त मंत्री तक रह चुके हैं, क्या रुतबा होता था इनका, लेकिन अब महज विधायक हैं। अगली बार टिकट की संभावना भी नहीं दिखती। जब ये सारे नेता किनारे लगाए जा रहे थे, तभी मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार नरोत्तम मिश्रा की तकदीर दगा दी गई। नरोत्तम मिश्रा तो घर बैठाने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो अपनी विधानसभा सीट ही हार गए। नरोत्तम मिश्रा की सीट दतिया पर उपचुनाव हुआ तो उनकी तकदीर फिर चमकने की आस बंधी। नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव प्रचार तक शुरू कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट देने से ही साफ मना कर दिया। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतर आए, लेकिन बीजेपी लीडरशिप ने एक न सुनी और नरोत्तम मिश्रा मंच पर रोते दिखे। अब दतिया उपचुनाव में बीजेपी हार चुकी है, तो इसका ठीकरा नरोत्तम मिश्रा के सिर पर ही फोड़ दिया गया। उनके समर्थकों पर पार्टी कार्रवाई कर रही है। हालात ये बने कि नरोत्तम मिश्रा खुद कह बैठे कि उनकी राजनीति का पटाक्षेप हो चुका है। ये सारे नाम वो हैं जिनकी एक समय मध्य प्रदेश में तूती बोलती थी, लेकिन अब किनारे किए जा चुके हैं और इनका भविष्य पार्टी हाईकमान पर ही निर्भर है। यही है मध्य प्रदेश की बीजेपी की सियासत, जहां कभी अर्श पर रहे नेता अब फर्श पर पड़े दिखते हैं और कुछ तो दिखते ही नहीं। भोपाल से अजय भटनागर, भारत एक्सप्रेस। आयाराम गयाराम का किस्सा भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित किस्सों में शामिल है। कौन थे आयाराम गयाराम? जी, इस नाम का कोई नेता नहीं था, लेकिन जिनके नाम से इन्हें जोड़ा जाता है उनका नाम था गयालाल। गयालाल का ये आयाराम गयाराम का किस्सा 1967 का है। आयाराम गयाराम की शुरुआत हुई थी हरियाणा से। 1966 में हरियाणा राज्य बना और 1967 में हुए पहले विधानसभा चुनाव के बाद बनी सरकार में ही शुरू हो गया दल बदल का खेल, जिसमें सबसे ज्यादा बार रिकॉर्ड तोड़ दल बदल किया गयालाल नाम के निर्दलीय विधायक ने। 81 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस को 48 सीटों के साथ बहुमत तो मिल गया था, लेकिन 16 सीटों पर जीते थे निर्दलीय, जिनमें से ज्यादातर कांग्रेस के साथ चले गए थे। 24 मार्च 1967 को भगवत दयाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले डाली, लेकिन तुरंत ही शुरू हो गया दल बदल यानी आयाराम गयाराम का खेल। एक सप्ताह के अंदर ही कांग्रेस से राव वीरेंद्र सिंह 37 विधायकों के साथ अलग हो गए। जनसंघ के साथ उन्होंने बना लिया मोर्चा, जिसे नाम दिया गया संयुक्त विधायक दल। अब बारी थी ज्यादा से ज्यादा विधायकों को अपनी तरफ खींचने की। दल बदल पर कोई रोक तो थी ही नहीं। ऐसे में सबसे ज्यादा दुविधा में फंसे थे निर्दलीय विधायक गयालाल, जो तब पलवल जिले की हसनपुर यानी आज की होडल सीट से जीते थे। मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान उन्हीं गयालाल के बेटे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद खास माने जाते हैं। तो निर्दलीय गयालाल भी सरकार में शामिल होना चाहते थे। तो वे कांग्रेस का साथ छोड़कर राव वीरेंद्र सिंह के साथ चले गए, लेकिन मामला कुछ जमा नहीं। मंत्री बनने के चांस भी नहीं थे, तो गयालाल कुछ घंटे में ही वापस कांग्रेस के खेमे में आ गए। जब ये जानकारी राव वीरेंद्र सिंह को पता चली, तो उन्होंने फिर से गयालाल को समझाया और गयालाल फिर समझ भी गए, चल दिए राव वीरेंद्र सिंह के साथ। ये सब गयालाल ने 9 घंटे के अंदर ही कर डाला।
इस बार राव वीरेंद्र सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने गयालाल का परिचय ही करा दिया। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछ लिया कि गयालाल तो कांग्रेस में वापस चले गए थे। हाजिर जवाब राव वीरेंद्र सिंह ने तुरंत बात संभालते हुए कह दिया, गयालाल पहले गयाराम हो गए थे, लेकिन अब फिर आयाराम हो गए हैं। गयालाल और उनके बेटे उदयभान ने इसके बाद भी कई बार पार्टियां बदली और आयाराम गयाराम की कहावत को सच साबित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सियासत के सफर में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर लेकर आएंगे ऐसी ही रोचक कहानियां जो दिखाएंगे आपको सियासत का असली रंग। लेकिन बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।